नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। एनडीटीवी और गूगल की खास मुहिम वैक्सीनेट इंडिया में आपका स्वागत है। तीसरी लहर की चर्चा एक बार फिर से शुरू हो गई है। दरअसल एक रिपोर्ट सरकार को सौंपी गई है जिसमें कहा गया है कि तीसरी लहर सितंबर के महीने में आ सकती है। ये खबरें आई कि तीसरी लहर अगर आती है तो वो हो सकता है कि नवंबर के महीने में पीक भी करे, और ये भी हो सकता है कि वो बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक हो। ऐसे में चिंताएं बढ़ी हैं, लेकिन टीकाकरण एक तरीका है जिससे हम तीसरी लहर के असर को कम कर सकते हैं। आइए एक बार टीकाकरण की क्या स्थिति है हमारे देश में, उस पर नजर डाल लेते हैं। अगर हम गूगल में एक छोटी सी सर्च करते हैं कोविड वैक्सीन के नाम से, तो हमें अपने टीकाकरण के पूरे आंकड़े सामने मिल जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो ग्राफ है ये भारत में टीकाकरण की स्थिति का है, और इसके मुताबिक कम से कम एक खुराक 33% से ज्यादा लोगों को मिल चुकी है, लगभग 34% लोगों को मिल चुकी है। और जिनका फुल वैक्सीनेशन हो गया, जिनको दोनों डोज लग चुके हैं, वो लगभग 10% के करीब हैं। तो टीकाकरण की रफ्तार आप देख सकते हैं लगातार तेजी से बढ़ रही है, और टीकाकरण लगातार ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। बल्कि कहा यह जा रहा है कि 50% लोगों को पहली डोज लग चुकी है, जिससे उन लोगों के अंदर सुरक्षा आ जाएगी। लेकिन जरूरी है कि अगर वैक्सीनेशन हो भी जाता है, उसके बावजूद हम इस बात का ख्याल रखें कि हम सोशल डिस्टेंसिंग और मास्किंग करें। और वो मैं क्यों कह रही हूं, क्योंकि अगर आप अमेरिका के फ्लोरिडा में देखें तो जो स्थिति यहां उत्पन्न हुई उससे पता चलता है कि वहां पर डेल्टा वेरिएंट ने काफी लोगों को परेशान किया। अगर हम इनके वैक्सीनेशन के रेट को देखें तो काफी अच्छे तरीके से वैक्सीनेशन वहां हुआ। लगभग 62% लोगों को, 63% लोगों को टीका लग चुका था। लेकिन इसके बावजूद वहां पर आप देख सकते हैं, ये अगर आप सर्च करते हैं फ्लोरिडा का वैक्सीनेशन तो आपको उनका आंकड़ा भी दिख जाता है। और उनके आंकड़े पे नजर डालें तो 62% से ज्यादा, लगभग 63% लोगों को यहां टीका लग चुका था, एक कम से कम, और 50% से ज्यादा का पूर्ण वैक्सीनेशन हो चुका था। इसके बावजूद वहां पर स्थिति गंभीर हो गई, और वजह यह थी कि लोग मास्क नहीं पहन रहे थे, लोग लापरवाह हो गए थे, और लोग बाहर घूम रहे थे और किसी भी तरह की दूरी नहीं बना रहे थे। तो हमें भी इस बात का ख्याल रखना होगा कि हमारा टीकाकरण तेज रफ्तार से चलता रहे, उसके साथ ही हम कोविड प्रोटोकॉल का भी पूरा ख्याल रखें। हमारे देश में क्या तीसरी लहर का खतरा पैदा होने लगा है? दरअसल ये बात इसलिए उठ रही है क्योंकि एक रिपोर्ट सौंपी गई है सरकार को जिसमें कहा गया है कि सितंबर के महीने में तीसरी लहर आ सकती है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर MC मिश्रा, जो कि पूर्व निदेशक हैं एम्स दिल्ली के, और साथ ही लगातार समय समय पर सरकार को सलाह भी देते रहते हैं। शुक्रिया डॉक्टर मिश्रा हमसे बात करने के लिए। आपसे जानना चाहेंगे कि तीसरी लहर की आशंका इस रिपोर्ट में किस आधार पर जताई गई है? देखिए अंजलि, अगर आप ये देखें, तीसरी लहर की बात कर तो बहुत सारे लोग रहे हैं, और डॉक्टर विजय राघवन ने इसकी बात शुरू की थी मई के महीने में। उन्होंने आशंका जताई थी कि तीसरी लहर आ सकती है, लेकिन उसके निश्चित अवधि और निश्चित समय सारिणी किसी ने भी अभी तक दी नहीं है। कोई कहता है जुलाई से सितंबर तक, कोई कहता है अगस्त से अक्टूबर तक, कोई कहता है सितंबर से नवंबर तक। तो ये सब गैस वर्क है। कोई भी पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट इस विषय में उतने मजबूती से और कोई बेसिस बना के नहीं कह पाया है। इसमें मैं जो NIDM से एक रिपोर्ट सरकार को सौंपी गई है, उसमें हमने 3 सिनेरियो की चर्चा की है। उसमें जो सिनेरियो नंबर 1 है, वो अगर बिल्कुल नॉर्मल आप मान लें, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है और कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, तो अक्टूबर में उसकी संभावना बताई गई है जी। और उसमें ये कहते हैं कि जो पिछले पीक में जितने केसेस आए थे उससे कम केसेस आएंगे। 4 लाख आए थे तो शायद अब 3 लाख आ सकते हैं। दूसरा सिनेरियो उन्होंने लिया था कि अगर कोई नया वेरिएंट आ जाता है, जैसे डेल्टा वेरिएंट USA में इस समय केसेस की बढ़ोतरी में शामिल है, तो उस प्रकार से डेल्टा वेरिएंट ने हमें दूसरी लहर में बहुत तंग किया। उसी प्रकार से अगर कोई और नया लैम्डा वेरिएंट, मान लीजिए जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में लैम्डा वेरिएंट भी बहुत काफी उसने प्रकोप मचाया, तो अगर उस तरह की कोई बात होती है तो सितंबर में उसका अनुमान है। IIT कानपुर के जो वैज्ञानिक हैं मनिंदर अग्रवाल, उनका प्रोफेसर, और उसमें कहते हैं कि भाई सेकेंड वेव से भी ज्यादा संक्रमित संख्या आ सकती है, प्रतिदिन 5 लाख भी हो सकती है।
जी। तीसरा जो सिनेरियो था, अगर स्ट्रिक्ट इंटरवेंशंस हम कंटिन्यू रखते हैं, जैसे आपने भी अपनी लीड स्टोरी में बताया कि भाई अभी संक्रमण है बिल्कुल हमारे बीच में और हमें कोई भी इसमें ढिलाई नहीं करनी है। जो हमें बचाव के उपाय हैं, वैक्सीनेशन और नो वैक्सीनेशन, बचाव के उपाय बराबर चलते रहने, और अगर वो हम करते हैं तो तीसरी लहर की संभावना लेट अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में आकलन किया गया है, और उसमें कहते हैं कि सर्ज जो होगी वो कम होगी। अगर कोई वेरिएंट नहीं आया तो कम होगी। लेकिन इसमें उन्होंने वैक्सीनेशन कितना हो जाता है उसका फैक्टर इन नहीं किया है जी। क्योंकि जैसे आपने भी बताया कि हमारा टीकाकरण अभियान बहुत सुचारू रूप से चल रहा है, और आज के अवस्था में हम 61 करोड़ पे पहुंच गए एक डोज के साथ जी। और करीब 10% लोगों को 2 डोज भी मिल चुकी हैं। दूसरी बात, दूसरी लहर में बहुत सारे लोगों को संक्रमण हुआ और उससे वो लोग ठीक भी हो गए, जो उसका प्रोटेक्शन उनको अभी चल रहा है जी। वो वैक्सीनेशन नहीं भी लगवाएंगे, प्रोटेक्शन उनको मिला हुआ है। और इसीलिए आप देखिए कि जो अवस्था अभी उत्तर भारत की बहुत अच्छी बनी हुई है, सुदृढ़ हुई है संक्रमण के कॉन्टेक्स्ट में, और दक्षिण भारत के राज्यों में बहुत ज्यादा संक्रमण हो रहा है, खासतौर से केरला में बहुत ज्यादा हो रहा है। उसमें नेचुरली अभी 2 जो त्योहार गए हैं उसका भी योगदान है। दूसरे वहां शायद टीकाकरण में भी थोड़ी स्लोनेस है, तो उसकी वजह से भी वहां पे हो सकता ही है, क्योंकि ये एक अपवाद है जो केरला में 31,000, जैसे पिछले 24 घंटों में 31,000 संक्रमण आ गए जी। ये सबके लिए बहुत चिंता का विषय है। हम सबको ही इससे विशेष चिंता है, क्योंकि भारत चूंकि बड़ा देश है तो आने में समय लगता है, लेकिन संक्रमण अगर डेल्टा वेरिएंट टाइप हुआ तो फैलने में फिर समय नहीं लगता है। बिल्कुल, इसीलिए सावधानी जरूरी भी हो जाती है। लेकिन डॉक्टर मिश्रा, बच्चों को कहा जा रहा है कि अक्टूबर से शायद कोविड वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी, तो बच्चों में प्राथमिकता कैसे तय की जाएगी? अंजलि, इसमें देखिए बच्चों के लिए हम जो विशेषज्ञ हैं बच्चों के, उन्होंने इसमें कोई बहुत विशेष चिंता, जब मैं बात करता हूं तो इसमें वो लोग चिंतित नहीं है इस बात से बहुत ज्यादा। वो कह रहे हैं कि अगर आप बड़ों को सुरक्षित कर देते हैं, बच्चों के चारों तरफ जो लोग हैं एक बबल बना दीजिए कि बच्चे हैं स्कूल में, मान लीजिए उनके अध्यापक, कर्मचारी स्कूल के जो वयस्क हैं, अगर उनका टीकाकरण हो जाता है तो बच्चे सुरक्षित रहेंगे जी। बच्चों में अभी तक भी जो हमारा इसमें एक्सपीरियंस रहा है, पहली लहर का, दूसरी लहर का, और दूसरे देशों का भी, यूके में भी एक दिन उस प्रोग्राम में मेरे साथ थे, यूके के एक डॉक्टर थे, और यूएसए में भी, पूरी दुनिया में अगर आप देखिए तो बच्चों में जो संक्रमण हुआ है कुल मिला के वो 10% से कम रहा है। और 10 उन जो बच्चे इसमें संक्रमित हुए भी हैं वो ज्यादातर बहुत न्यूनतम लक्षण वाले थे या बहुत कम लक्षण थे और घर में रह के ठीक हो गए। बहुत कम बच्चे ऐसे थे जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता पड़ी या आईसीयू में जाने की आवश्यकता पड़ी या फाइनली उनकी मृत्यु हुई। ये संख्या बहुत कम रही है बच्चों में जी। तो इसलिए ये अवश्य है, लोग ये मान रहे हैं कि मान लीजिए 61 करोड़ आज हमारा टीकाकरण हो गया जी। अक्टूबर के एंड तक ये टीकाकरण 81 करोड़ हो सकता है या 90 करोड़ के आसपास हो सकता है। अगर यही हमारी गति रही टीकाकरण की, अभी अगस्त हमारा अंत नहीं हुआ है और अगर हम 61 करोड़ आज कह रहे हैं तो हो सकता है 63 करोड़ करीब हमारा हो जाए अगस्त के अंत तक। और इसमें अगर हम कंजर्वेटिव एस्टिमेट से 25 करोड़ और जोड़ देते हैं जी। अक्टूबर के अंत तक 2 महीनों में, तो टीकाकरण के हिसाब से जो कैटेगरीज अभी टीकाकरण के दायरे में हैं वो हमारी स्थिति और बेहतर हो जाती है उससे ठीक। और जायडस कैडिला की जो वैक्सीन बच्चों के लिए आ गई है उसका अक्टूबर से या अक्टूबर के अंत से लगना शुरू हो जाएगा। तो मैं समझता हूं बच्चों को अगर हम सुरक्षित कर लें, वयस्कों को सुरक्षित कर दें उनके चारों तरफ, तो बच्चे सुरक्षित रहेंगे। तो बच्चों को सुरक्षित किया जा सकता है अगर टीकाकरण वयस्कों का भी हो जाता है। ये पूरी जानकारी देने के लिए और हमसे बात करने के लिए शुक्रिया आपका डॉक्टर। थैंक यू, धन्यवाद। तो फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद चर्चा करेंगे डॉक्टर प्रवीण चंद्रा से और जानेंगे कि 50% आबादी को टीका लगने का मतलब क्या है।
हमारे देश में टीकाकरण की रफ्तार दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और इस वक्त जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक 50% जनसंख्या को कम से कम एक टीका लग चुका है। इसका क्या मतलब है? इसका हमारी जो कलेक्टिव इम्यूनिटी है यानी कि पूरे देश में लोगों को क्या इससे कोई फायदा होगा, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर प्रवीण चंद्रा जुड़ गए जो कि चेयरमैन है इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी मेदांता अस्पताल गुरुग्राम से। शुक्रिया डॉक्टर चंद्रा हमसे बात करने के लिए। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि अगर 50% लोगों को एक डोज कम से कम लग गई है तो इससे कोरोना वायरस की रोकथाम में कैसे मदद मिलेगी? ओके, तो ये एक अच्छी खबर है। सबसे पहली बात तो ये कि भाई एटलीस्ट 50% लोगों को हमारे देश में कम से कम एक वैक्सीन लग गई है। तो इससे जो हर्ड इम्यूनिटी, बिकॉज हम जो ये बात कर रहे हैं कि वैक्सीन से क्या होगा, वैक्सीन से हमारे देश में या पूरे विश्व में जो कोरोना का ट्रांसमिशन है वो रुकेगा। और वो इसलिए रुकता है क्योंकि हर्ड इम्यूनिटी की एक प्रक्रिया चालू हो जाती है। लेकिन अभी ये क्लियर नहीं है, हालांकि ये माना जा रहा है कि 70% अगर इम्यूनाइजेशन हो जाएगा किसी भी कम्युनिटी या किसी देश का, तो इसके मतलब वहां पे हर्ड इम्यूनिटी इतनी हो गई है कि ट्रांसमिशन रुक जाएगा। तो 50% एक अच्छा फिगर है, लेकिन हमारा जो अभी उद्देश्य है कि कम से कम हम लोग 70% पे जाएं। और दूसरी बात यह है कि अभी सिर्फ एक वैक्सीन लगी है, दूसरी वैक्सीन अगर लग जाएगी तो हर्ड इम्यूनिटी और पुख्ता और मजबूत हो जाएगी, अगर ऐसा 50% से 70% लोगों में हो जाता है। इसके मतलब अभी हम लोग पूरी तरह से सुरक्षित नहीं हैं, अभी भी हमें अपने प्रिकॉशंस लेके चलना पड़ेगा और दूसरी डोज ऑफ वैक्सीन को भी लगवाना जरूरी होगा इन लोगों के अंदर, ताकि हमारे देश में, हमारे सोसाइटी में हर्ड इम्यूनिटी अच्छी तरीके से आ जाए। डॉक्टर, वहीं WHO की तरफ से एक बयान आया जिन्होंने कहा कि कोविड-19 भारत में एंडेमिक हो सकती है, इसके क्या मायने हैं? हाँ, देखिए, ऐसा है कि एंडेमिक होने का मतलब है जैसे और आम वायरस इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे कि फ्लू होता है या जैसे और छोटे मोटे जुकाम वगैरह इस तरह के वायरस होते हैं जो कि एंडेमिक होते हैं। तो ये एंडेमिक का मतलब ये है कि ये बहुत बुरी तरह से फैलता नहीं है, ये रहता है समाज में, सोसाइटी में, पॉपुलेशन में रहता है, लेकिन प्रभावित नहीं कर पाता, बीमारी नहीं पैदा कर पाता। यानी कि जो जिनको भी हुआ उससे वो आगे जाकर के दूसरों को नहीं फैला सकते। दूसरा, उससे ज्यादा सीरियस डिजीज नहीं होगी, उससे हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी और उससे मृत्यु होने की संभावना भी कम हो जाती है। तो इसलिए हमें इस एंडेमिक वाली जो बात हो रही है उसमें, क्योंकि वैक्सीन वायरस को मारती नहीं है, वैक्सीन किसी आदमी को वायरस अगर हो गया तो उससे बचाती है। तो यानी कि अगर वायरस हमारे सोसाइटी में फैला हुआ है लेकिन प्रभावित नहीं कर पा रहा है, इसके मतलब हमारे अंदर एडिक्वेट इम्यूनिटी है और इसका मतलब यह है कि हम लोग इस बीमारी की प्रकोप से, जो एक सीरियसनेस होती है, उससे बच जाएंगे। जी, तो डॉक्टर साहब जी, अगर वैक्सीन मारती नहीं है वायरस को, आपको बस बीमारी से बचाती है, तो ऐसे में मास्क कितना जरूरी हो जाता है? हाँ, तो जब तक हमारे सोसाइटी में या हमारी पॉपुलेशन में कम से कम 70% लोगों को डबल वैक्सीनेशन नहीं हो जाता, तब तक यही हम बात कह रहे हैं कि तब तक ये मास्क नहीं उतारना है। तब तक अपने जो सारे प्रिकॉशंस लेने हैं की बात कही गई है कि ज्यादा भीड़ इकट्ठा मत करिए, ज्यादा आपस में मिलिए मत, वो सारी चीजें लगातार बनी रहेंगी, नहीं तो ये फिर से सडनली बढ़ सकती है। यानी कि जो तीसरी लहर वाली बात बीच बीच में आती रहती है वो हो सकती है। बट ये जरूर है कि 50% वैक्सीनेशन से जो लहर की जो एक इंटेंसिटी है या जितने लोग प्रभावित होने वाले वो कम रहेंगे। तो एक वैक्सीनेशन का एक सही रेशो और कोविड प्रोटोकॉल, मास्किंग, देह की दूरी, ये सब, और बाहर जाने का लोगों का रिस्ट्रिक्शन रहना, इन सब का एक सही रेशो और सही संतुलन अगर बनाया जाए तो क्या तीसरी लहर जैसी चीज को रोका जा सकता है? यस, जैसा कि हम लोगों ने बहुत बार ये बात कही है पहले से ही कि अगर किसी पॉपुलेशन में 75% to 80% अगर मान लीजिए कर लेते हैं, तब तो करीब करीब देयर इज अ 90% चांस कि हम लोग इस तीसरी लहर को रोक पाएंगे। लेकिन अगर हम 70% भी कर लेते हैं अगर डबल वैक्सीनेशन बाय द एंड ऑफ दिसंबर, तो आप मान लीजिए कि हम लोग तीसरी लहर को काफी हद तक, कम से कम 20% लोग से ज्यादा प्रभावित नहीं होंगे ऐसे में, जितने कि पिछले बार हुए थे उसके मुकाबले। तो यानी कि अभी 50% में हमारे पास अभी भी स्कोप है कि हाँ भाई तीसरी लहर आ सकती है। इसलिए सब लोग जरूर ध्यान रखें,
मास्क ना उतारें, जैसा कि आपने अभी बताया। जी, शुक्रिया डॉक्टर हमारे साथ बात करने के लिए। तो बहुत बड़ी बात है ये, अगर आप ध्यान रखते हैं, सावधानी बरतते हैं, तो हम इस बीमारी को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं।